हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आसाम प्रहरी आज के दिन का। आसाम प्रहरी मतलब आसाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा और साथ साथ इंटरव्यू में भी काम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेंस दे के सोच रहे हो कि सर रिजल्ट कब आएगा, आप प्रहरी देखते जाओ, रिजल्ट जब भी आएगा आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा और आप इंटरव्यू दे रहे होगे तो फिर आप पूछोगे कि पढ़ना क्या है। पढ़ना यही है, प्रहरी पढ़ना है ना। इसमें से क्वेश्चन खूब रहेंगे, भर के रहेंगे। और अगर किसी किसी का रिजल्ट नहीं आए, उनका मेंस अच्छा नहीं गया है, तो फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी होगी, तब भी प्रहरी ही पढ़ना है। इन बोथ केस यू हैव टू रीड द प्रहरी ओनली। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं? एबोलिशन ऑफ द पॉलीगेमी इन असम, BNHS टू रिलीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर, दो शहर एक रूप प्लान, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड अकॉर्डेड नवरत्न स्टेटस, और एक टॉपिक और हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। तो ये जो टॉपिक है नुमालीगढ़ वाला, ये अगले साल प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एबोलिशन ऑफ पॉलीगेमी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एक तरह से इसको लैंडमार्क बोला जा रहा है। पॉलीगेमी मतलब क्या हुआ कि एक से ज़्यादा शादियां करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी बोलते हैं, है ना। इसमें पॉलीगाइनी अगर हम बोलें, गाइनी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ्स रखना। पॉली एंड्री बोले तो एक से ज़्यादा हस्बैंड रखना, है ना। पॉलीगेमी बोले तो एक से ज़्यादा शादियां करना, जो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा शादियां यहाँ पे हो रही हैं, उसको कंप्लीटली आसाम में एक पर्सन एक से ज़्यादा वाइफ्स रख रहा है, इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया एक तरह से। बहुत ही लैंडमार्क लॉ बताया जा रहा है, पास हो चुका है ऑलरेडी। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वो पॉइंट भी देखेंगे कि क्रिटिसिज्म का पॉइंट क्या है। द पासेज ऑफ द बिल बैनिंग पॉलीगेमी इन द आसाम इज डिस्क्राइब्ड एज अ लैंडमार्क मूवमेंट इन द स्टेट सोशल एंड लीगल जर्नी। स्टेट का जो सोशल और लीगल जर्नी है, वहां पे एक लैंडमार्क मूवमेंट बताया जा रहा है। द मूव इज अ कॉन्फिडेंट स्टेप टुवर्ड इंश्योरिंग इक्विटेबल जस्टिस। अभी कॉन्फिडेंट स्टेप है कि क्या मिले, इक्विटेबल जस्टिस मिले, जेंडर इक्वालिटी मिले, और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इन तीनों की तरफ क्या है, ये एक स्टेप है। पहला है इक्विटेबल जस्टिस। इक्विटेबल जस्टिस किसके लिए, विमेन के लिए। जेंडर इक्वालिटी किसके लिए, विमेन के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखो, दो तरह का मोरालिटी होता है, बार बार न्यूज में भी आता है और एग्जाम्स में भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपके इस साल भी एग्जाम में आया था। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और एक हम बोलते हैं जिसको कस्टमरी मोरालिटी, कस्टमरी मोरालिटी। कस्टमरी मोरालिटी जो कस्टम्स से आता है, कस्टम्स, पुराने ओल्ड मोरालिटी, जिसके अंतर्गत जो भी कस्टम कहते हैं कि आप 2 शादियां करो, 4 शादियां करो, तो आप कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहता है आर्टिकल 14 सब एक है, इक्वल इक्वल है। आर्टिकल 15 है ना, यहाँ भी इक्वालिटी की बात हो रही है। आर्टिकल 16 में भी हो रही है। आर्टिकल 19 में सबको फ्रीडम मिल रहा है। आर्टिकल 21 है। ये जो आर्टिकल्स हैं फ्रीडम, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दे रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक जैसा देख रहा है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, इक्वलिटी पे रख रहा है, तो कस्टमरी मोरालिटी किसी को, गर्ल्स को नीचे और बॉयज को ऊपर ऐसा नहीं रख सकते। मेल को ज़्यादा बड़ा स्टेटस और फीमेल को खराब स्टेटस नहीं दे सकते। तो जैसे ही बैनिंग हुआ पॉलीगेमी का, तो आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 14 और अच्छे से एडहियर हुआ, आर्टिकल 21 और अच्छे से एडहियर हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एडहियर हुआ। इट पोजिशंस द लॉ नॉट जस्ट एज अ प्रोहिबिशन ऑफ मैरिटल प्रैक्टिस बट एज अ प्रोग्रेसिव माइलस्टोन। ये एक प्रोग्रेसिव माइलस्टोन है जो डिग्निटी ऑफ वुमेन को प्रायोरिटाइज करता है ओवर कस्टमरी ट्रेडिशन। जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, उसके ऊपर किसको प्रायोरिटाइज करता है, डिग्निटी ऑफ वुमेन को। पॉलीगेमी लॉज इन इंडिया, क्या इंडिया में पॉलीगेमी से रिलेटेड लॉज हैं? तो बिल्कुल, लॉज हम पढ़ लेते हैं। पॉलीगेमी इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस। नेक्स्ट पहले डेटा पढ़ लेते हैं। डेटा डेटा ये कहता है, डेटा कि आसाम की अगर हम सिर्फ और सिर्फ आसाम की बात करें, तो 1.8% हिंदू वुमेन सफर कर रही हैं पॉलीगेमी से, एंड जितनी वुमेन है मुस्लिम में, उसका 3.6% वो भी सफर कर रही हैं। ओवरऑल आसाम में 2.54% वुमेन पॉलीगेमी से सफर कर रही हैं, क्योंकि वो किसी की वाइफ है, साथ साथ में उनके अलावा 2-3 और उनकी वाइफ हैं, या 1-2 और उनकी वाइफ हैं, जिसके वजह से उनको इक्वल इमोशनल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो भी चीज़ चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है।
मेघालय में सबसे ज्यादा है पॉलीगेमी, 6.1% है। दिस सिग्निफिकेंट प्रिवेलेंस एडवर्सली इम्पैक्ट वुमेन्स ऑटोनॉमी, वुमेन की ऑटोनॉमी को, वुमेन को जो रिसोर्स मिलना चाहिए वहां पे, चाइल्ड का जो बच्चों का वेलफेयर होना चाहिए वहां पे, उस पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, क्या इसके पहले इस पे लॉ था? बिल्कुल। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट जो कि हिंदू और इंडियन ओरिजिन रिलीजन की बात करता है। इंडियन ओरिजिन रिलीजन कौन है? सिख, जैन और बुद्ध। तो ये रिलीजन के जो लोग हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो पॉलीगेमी नहीं कर सकते, है ना, वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। जबकि मुस्लिम कर सकते थे, मुस्लिम्स के लिए परमिटेड था। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत से आता है, जहां पे अप टू 4 वाइफ्स वो लोग रख सकते थे, अप टू 4। ट्राइबल लॉ जो है, ट्राइबल लॉ भी अलाउ करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज को भी अलाउड है कि उनका जो भी सर्टेन ट्रेडिशनल कस्टमरी प्रैक्टिस होगा उस हिसाब से ये चलता जाएगा। आसाम लेजिस्लेशन ओवरराइड्स दिस पर्सनल लॉ, आसाम का ओवर जो लेजिस्लेशन हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ को ओवरराइड करता है और एक तरह से पॉलीगमी को बैन करता है, चाहे हिंदू के लिए हो चाहे मुस्लिम के लिए हो। ठीक है, ट्राइबल्स और 6 शेड्यूल में अलाउड है ना, एग्जम्पशन देता है। एग्जम्पशंस किसके लिए है? अभी जो लॉ पास हुआ वो लॉ किसको किसको एग्जाम देता है? डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स को अप्लाई नहीं जाता है। और 6 शेड्यूल एरिया, बोडोलैंड, कार्बी अंगलोंग, दिमा हसाओ, इन सब में एग्जाम्शन है, सीधे सीधे एग्जाम्शन है। क्रिमिनलाइजेशन, पॉलीगमी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, 7 साल की सजा है। और अगर छुपा के पॉलीगमी किए हो, छुपा के, 10 साल की सजा है। ठीक है, जो लोग इसको सपोर्ट करेंगे, आपकी शादी कराने वाले क्लर्जी वगैरह, आपके भाई बहन, आपके फैमिली मेंबर, सबको सजा मिलेगी। विक्टिम जो होगा, जो वुमेन होंगी उसकी विक्टिम, है ना, पॉलीगेमी की, उनको पैसा मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको कंपनसेशन मिलेगा। तो ये एक विक्टिम सेंट्रिक पॉइंट भी यहाँ पे है जो कि बहुत सारे लॉ में मिसिंग होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ क्रिमिनल को क्राइम क्रिमिनल को सजा तो दिला देते हैं बट विक्टिम को फायदा नहीं मिलता। यहाँ विक्टिम को भी फोकस किया गया। डिस्क्वालिफिकेशन, कन्विक्ट्स आर बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। जो कन्विक्ट्स हैं, कन्विक्ट्स मतलब जिनको सजा मिलने वाली है, जो इलेक्शंस बाद में भी लड़ पाएंगे, और स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई वेलफेयर स्कीम से उनको सीधे सीधे निकाल दिया जाएगा, कोई वेलफेयर स्कीम उनको नहीं मिलेगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? विमेन का राइट्स को रीइंफोर्स किया जा रहा है, विमेन का वल्नरेबिलिटी कम हो रहा है, विमेन का पार्टनरशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन्फोर्स हो रहा है ना। पॉपुलेशन भी क्या होगा, धीरे धीरे कंट्रोल होगा, पॉवर्टी भी कम होगा, साइकिल ऑफ पॉवर्टी कम होगा, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफी है ना, अलग अलग कास्ट कम्युनिटीज का जो रेशियो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, एक ऑलमोस्ट स्टेबल रूप में चलेगा, है ना, किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ना और घटना ऐसे नहीं होगा। कंसर्न्स क्या है? सिलेक्टिव कवरेज, पूरे स्टेट में तो अप्लाई नहीं किया गया है, 6 शेड्यूल एरियाज में अप्लाइड नहीं है। कॉम्युनल फ्रेमिंग, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट है क्योंकि वही लोग 4 वाइफ्स तक शादी कर सकते हैं, उनके पर्सनल लॉ में ये अलाउड है। तो कम्युनल फ्रेमिंग की बातें भी यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, इन्फोर्स करने में हर्डल्स भी आ सकता है। प्रूविंग कंसीलमेंट और सबसिस्टिंग मैरिज इज एविडेंटली कॉम्प्लेक्स, किसी ने छुपा के शादी की है कि नहीं ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा, वैसे में सजा मिलना और ये सब बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26 रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। तो रिलीजियस फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम लोगों का 4 शादी का अधिकार है अप टू 4, वो सीधे सीधे यहाँ पे एक तरह से टक्कर में आ रही है, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जा सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड ये है कि लोगों को, कम्युनिटीज को आउटरीच करके ये समझाना ज्यादा जरूरी है। लॉ तो मर्डर नहीं करने के ऊपर भी है, बट क्या मर्डर रुक जाते हैं? क्या नहीं। ठीक है, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी को और ज्यादा एंगेज करना, मतलब एनजीओज को, और पूरे इंडिया के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा अगर इसने अच्छा काम दिखा दिया, एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखा दिया। अब इसके ऊपर सीधे सीधे एक क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और लिख के मुझे दिखाइए। इसके ऊपर एक प्रीलिम्स क्वेश्चन है जिसको अभी पढ़िए, पॉज कर लीजिए, पढ़िए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। सेकंड टॉपिक, BNHS टू रिलीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर। वल्चर, इंडिया में वल्चर की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन कर गई है और वल्चर को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए। तो अभी BNHS क्या करेगी? 6 टाइप्स ऑफ, नहीं टोटली 6
6 कैप्टिव ब्रेड जिनको छुपा के ब्रीड किया गया है, छुपा के मतलब कैप्टिविटी में, उनको रिलीज करेगी वाइल्ड में, है ना। BNHS मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और इनको कहाँ पे ब्रेड किया गया है? रानी कामरूप डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मेथडोलॉजी क्या होगा? दे वोंट बी रिलीज इमीडिएटली, दे विल बी केप्ट इन अ प्री रिलीज एवियरी। प्री रिलीज कंडीशन में उनको रखा जाएगा। मैं आपको प्री रिलीज कंडीशन, ऐसा कुछ कंडीशन में उनको रखा जाएगा बाद में, है ना, जंगल के अंदर ही, फिर उनको वहां से रिलीज कर दिया जाएगा। प्रिपेयर किया जाएगा पहले बाहर के वाइल्ड से, किस तरह से उनको लड़ना है। कौन कौन से वल्चर हैं इसमें? व्हाइट रम्ड और स्लेंडर्ड बिल्ड वल्चर आएंगे कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, और विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिल जाएगा, इसलिए वहां पे इसको रिलीज किया जा रहा है। ब्रेड एट द वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर रानी, ठीक है, रानी कहाँ पे है? कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे ब्रीड किया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अलावा रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये तीनों एजेंसियां यहाँ पे शामिल है। बहुत सारे वल्चर जो है आप देखोगे, वल्चर्स की मोस्टली प्रजाति जो क्या है, वो 9 स्पीसीज आपको वल्चर की मिलेगी इंडिया में, और मैक्सिमम स्पीसीज आपको क्या मिलेगी? क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही मिलेगी। व्हाइट रम्प्ड, रेड हेडेड, इंडियन वल्चर, स्लेंडर्ड बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, ये सारे वल्चर क्या मिलेंगे आपको? क्रिटिकली इंडेंजर्ड मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक वल्चर आपको इजिप्टियन वल्चर इंडेंजर्ड मिलेगा। साइनोसोरस वल्चर, बियर्डेड वल्चर और हिमालयन ग्रिफॉन, ये नियर थ्रेटेंड आपको मिलेंगे, हिमालयन, बियर्डेड और सिनरस, ठीक है। बाकी सब मेनली क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर ही आपको इंडिया में मिलेंगे। इनका लाइफ स्पैन 50-60 ईयर्स होता है वैसे तो, बट धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन करते गया 1990 से, डाइक्लोफेनाक की वजह से। क्योंकि ये क्या खाता है? वल्चर क्या खाता है? मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। मरे हुए गाय को कहीं आपने फेंक दिया, अब वो गाय को खा रहे हैं, लेकिन मरे हुए गाय ने डाइक्लोफेनाक मेडिसिन लिया हुआ है पहले, पेन किलर, वो डाइक्लोफेनाक बचा हुआ है गाय के बॉडी के अंदर, तो वो बचा रह जाता है, अवशेष रह जाता है, उसकी वजह से ये मर जाते थे, ठीक है। किडनी फेलियर इनका हो जाता था, ठीक। 2006 में वेटनरी डॉक्टर्स को मना किया गया कि डाइक्लोफेनाक को बैन कर दिया गया सीधे सीधे। एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन लाया गया, वल्चर सेफ जोन बनाए गए, ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, जिसमें एक रानी है कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, 8 न्यू ब्रीडिंग सेंटर ओवरऑल इंडिया में। बैनिंग अदर टॉक्सिक ड्रग, एसिक्लोफेनाक एंड कीटोप्रोफेन, ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक एंड कीटोप्रोफेन, ये तीनों बैन है, ठीक है। सॉफ्ट रिलीज, अब सॉफ्ट रिलीज कैसे किया जाएगा मैंने आपको बता दिया, कम्युनिटी को अवेयरनेस करना, हैबिटाट को मॉनिटर करते रहना, ड्रग्स का इन्फोर्समेंट करते रहना, यही सब चीज क्या है, यही सब चीज सीधे सीधे इनका वे फॉरवर्ड आएगा। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आराम से इसको आप कर सकते हैं। द वल्चर रिकवरी प्लान इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम क्राइसिस मैनेजमेंट टू एक्टिव रीइंट्रोडक्शन, पढ़ लीजिए, इसको लिख के ले आइएगा। ये अभी पढ़िए, अभी पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। 2 शहर 1 रुपया प्लान, मतलब इसमें क्या है? बेसिकली आसाम की 10 सिटीज को सस्टेनेबल बनाया जा रहा है, अच्छा बनाया जा रहा है, ठीक है। सिटी एक्शन प्लान लेके आया गया है। गवर्नमेंट ऑफ असम इन पार्टनरशिप विद द नॉन प्रॉफिट जन आग्रह हैज लॉन्च सिटी एक्शन प्लान फॉर 8 सिटीज, सॉरी 10 सिटीज हो गए अब, है ना, 10 cities program. This initiative establishes a new model of participatory urban governance to address rapid urbanization. अर्बनाइजेशन में क्या होता है? अर्बनाइजेशन मतलब घर बनते के गंते गंदे ऐसे नहीं होता है। अर्बनाइजेशन मतलब अगर घर बन रहे हैं तो आसपास नालियां भी बननी चाहिए, है ना, वेस्ट डिस्पोजल का मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि कचरा कहाँ पे आप फेंक रहे हो, उसके लिए कौन सी म्यूनिसिपालिटीज की ट्रकें या लोग आ रहे हैं, कब उसको लेके जा रहे हैं, रिवर्स जो आसपास हैं वो कितने क्लीन है, ट्रैफिक्स कैसे वेल मैनेज्ड है, ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स कैसे बन रहे हैं, प्लेग्राउंड्स कैसे बन रहे हैं, तो ये सब चीज जो है अर्बन एमिनिटीज वो सब डेवलप करना, वो 2 शहर 1 रुपया प्लान में बात किया जा रहा है। कौन कौन से 10 सिटीज इसमें टारगेट किया जा रहा है? तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, नॉर्थ लखीमपुर, शिवसागर, जोरहाट, तेजपुर, नौगांव, लालबाड़ी और धुबरी एंड सिलचर, ठीक है ना। तो इसमें से 8 सिटीज के लिए लॉन्च कर दिया गया और बाकी दोनों के लिए लॉन्च होने वाला है।
फ्यूचर एंड मैप, द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू एक्सटेंड दिस प्लानिंग मॉडल टू और 104 अर्बन लोकल बॉडीज। ये सारा कुछ बाकी आने वाले लोकल बॉडीज के लिए भी, जितने लोकल बॉडीज हैं यहाँ पे, अर्बन लोकल बॉडीज, सब जगह छोटे छोटे जो भी टाउन्स हैं हर जगह ये चीजें की जाएगी। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, लोगों का पार्टिसिपेशन हो गवर्नेंस में, सिटीजन्स का एंगेजमेंट बढ़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, कंसल्टेशन हो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन का होता है, जो एनजीओज का होता है ना, उनका कंसल्टेशन हो। सिलोज, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, कई बार होता है ना, रोड बन गया, अब रोड खुदेगा और खुदने के बाद वहां पे पाइपलाइन डलेगी, तो ये देखा है ना आपने बहुत बार, अब रोड फिर खुदा हुआ रह गया, तो पीडब्ल्यूडी, वाटर, पावर, ये सब एक साथ काम करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू हमेशा इंडिया में देखा गया है। The CAPs provide an integrated planning framework. The state government has linked additional funding to adherence to this plan, incentivizing coordinated execution. ठीक है। टायर 2 सिटीज के लिए एक मॉडल का काम करेगा। पावर को और ज्यादा डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलियंस, फॉर एग्जांपल फ्लडिंग वगैरह को प्रिवेंट करने का काम किया जाएगा। ठीक, तो इसके ऊपर सीधे सीधे भी आप मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख सकते हो। और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहा, पॉज करिए, कमेंट में आंसर बताइए। फोर्थ, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड अकॉर्डेड 9 रत्न स्टेटस। देखो सबसे ऊपर क्या होता है, महारत्न, महारत्न के बाद क्या होता है, 9 रत्न। ठीक है, फिर क्या होता है, मिनी रत्न, मिनी रत्न भी टाइप 1 होता है। तो ये एक तरह से मिनी रत्न कंपनी थी, अब क्या बन गई, 9 रत्न कंपनी बन गई, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। The union government has accorded the prestigious Navaratna status to Numaligarh Refinery Limited. With this, NRL becomes the 27th central public sector enterprise in India to receive this distinction. About Numaligarh Refinery Limited, location कहाँ पे है, Numaligarh, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट आसाम। हिस्ट्री क्या है, established as part of the provision of the Assam Accord. It was dedicated to the nation in 1999. ये नेशन को 1999 में बना के डिलीवर कर दिया गया था। Currently operates at 3 MMTPA. MMTPA मतलब मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, पर ईयर 3 मिलियन मेट्रिक टन का कैपेसिटी है इसका प्रोडक्शन का। इसका मेन पार्टनर कौन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड 70% के आसपास, गवर्नमेंट ऑफ आसाम इंजिन भी 26% है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 4.37%, है ना, ये सब इसके क्या है, पार्टनर्स हैं, मतलब ओनरशिप है इनका। फाइनेंशियल हेल्थ, रिपोर्टेड एन एनुअल टर्नओवर 25,000 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर है और 1600 करोड़ का प्रॉफिट, वेरी गुड प्रॉफिट। ठीक है, रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ये सीधे सीधे दिखा रहा है। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स ड्राइविंग द अपग्रेड, द स्टेटस रिकॉग्नाइजेज एनआरएल एम्बिशियस एक्सपेंशन एंड ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। तो एक्सपेंशन कर सकता है। अब देखो 9 रत्न स्टेटस मिलने से फायदा क्या होगा, ये अपना एक्सपेंशन कर पाएगा। 1000 करोड़ तक के एक्सपेंशन के लिए इसको गवर्नमेंट से पूछना नहीं है। अब मैसिव प्रोजेक्ट अपना जो कैपेसिटी है ये ट्रिपल कर लेगा और बड़ा कर लेगा, है ना। पैरादीप से नुमालीगढ़, पैरादीप कहाँ पे है बताओ, उड़ीसा में है, वहां से लेकर के नुमालीगढ़ तक पाइपलाइन आ जाएगी, वहां से कच्चा तेल आएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी में, आके क्या होगा, रिफाइन किया जाएगा। इसके अंदर आसाम बायो रिफाइनरी भी बन चुका है, जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए मोदी जी आए थे, जहां बैम्बू से इथेनॉल बनाया जाएगा, वर्ल्ड का पहला ऐसा प्लांट। ये भी अगले साल प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रोड्यूस इथेनॉल फ्रॉम बैम्बू, है ना, फॉर बिल्डिंग फ्रॉम पेट्रोल, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट एंड बूस्टिंग फार्मर इनकम। तो 9 रत्न स्टेटस उन्हीं कंपनी को मिलता है जो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में है, और 100 में से एटलीस्ट 60 पॉइंट पानी पी लेता हूं थोड़ा। Criteria for Navratna status for a company to be a Navratna, it must first be Mini Ratna category 1, ये बताइए आपको, और 60 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100। क्या क्या पैरामीटर्स है, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पीबीडीआईटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है,
तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, ये सब क्राइटेरियाज हैं जिससे नवरत्न स्टेटस कैटेगरी मिलता है। अब ये 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट तो पूछने के लिए इसको गवर्नमेंट का अप्रूवल का जरूरत नहीं पड़ेगा। ज्वाइंट वेंचर्स खोल सकता है, अलायंसेस है ना, वर्ल्ड में भी अपना ज्वाइंट वेंचर एस्टैब्लिश कर सकता है, ग्लोबल प्रेजेंस बना सकता है, बांग्लादेश म्यांमार में भी प्रेजेंस बना सकता है। ये सब फायदे हैं, सीधे सीधे फायदे हैं। अब ये रहा एमसीक्यू, कमेंट में आंसर लीजिए। हो गया, पॉज कर दिया, नेक्स्ट। अब ये सीधे सीधे एक छोटा सा टॉपिक है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया श्री जयदेव पेयंग रिलीजिंग द बुक रिटन बाई गिरी मल्लिका सैकिया एट मुल्लई कथोनी ऑन ट्यूसडे। इनके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, बुक ऑन मॉनिटर लिजार्ड्स के ऊपर, रिलीज्ड बाई जयदेव पेयंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज बुक गुइन अरण्यरपुरा युद्धक क्षेत्रलोई मॉनिटर लेजार्ड फ्रॉम फॉरेस्ट टू बैटलफील्ड। तो इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट, खुद से पढ़िए, आंसर बताइए। तो ये एक सिंपल सा कुछ खास बस प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है ना। तो इसको पढ़िए और इसको पढ़ के आप क्या बताइए, आंसर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस यही सब टॉपिक है। बाकी सब टॉपिक थोड़ा आपको प्री आसाम प्रीलिम्स कंकर में कराया होगा सर ने, रूपम सर ने, वो भी आप देखो, ठीक है। आज खांसी बहुत ज़्यादा है मुझे, तो इतने टॉपिक्स आज के लिए काफ़ी हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, मोस्ट प्रोबेबली राज सर विल बी बैक and he will be taking your Assam Prairie. Thank you and Jai Hind.